और आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश बजट पर हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज बजट से उम्मीद है। तो करीब 2 साल पूरी दुनिया ने कोरोना से जंग लड़ी। मौजूदा वक्त में कुछ देशों को छोड़ दें तो कोरोना के मामले भारत समेत दुनिया भर में कम हुए हैं। कोरोना की वजह से न सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल बदला बल्कि लोगों ने खुद के हेल्थ पर भी ज्यादा फोकस करना शुरू किया और इसी बीच सरकार ने भी हेल्थ सेक्टर की सुध ली। साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो सबको पता चली। अब भारत सरकार फार्मा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और पूरे फार्मा सेक्टर के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग फोकस के साथ काम कर रही है। क्या इस बार बजट में देश के फार्मा सेक्टर पर सरकार की तवज्जो होगी और अगर होगी तो फिर किस रूप में? आज हम करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन जरा सरकार के मौजूदा नजरिए को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, फार्मा सेक्टर के लिए कुछ सिलेक्टेड एरियाज के लिए सरकार ने पीएलआई की मंजूरी यूं तो 2021 में ही दे दी थी, फरवरी में। इसके तहत 3 कैटेगरीज को कवर करने की बात की गई थी। पहला था बायो फार्मास्यूटिकल्स, इसके अलावा दूसरा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स था और तीसरा था रीपर्पस ड्रग्स, ऑटोइम्यून ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी डायबिटीज ड्रग्स, इस तरह की दवाएं। इसके अलावा और भी थी। फार्मा सेक्टर इसका दायरा बढ़ाने की मांग भी करता रहा है। अब इस बार सरकार एक नया आयाम इसमें जोड़ रही है और वो है पीएलआई की ही तर्ज पर एक आरएलआई यानी कि रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव की परिकल्पना। दरअसल सरकार ने देश में बायोटेक उत्पादों के अनुसंधान और विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव कार्यक्रम शुरू करने का मन बना लिया है और इसके साथ ही सरकार का एक बहुत बड़ा फोकस एरिया इस बार रहने वाला है न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स 2 शब्दों न्यूट्रिएंट और फार्मास्यूटिकल्स से बना हुआ है, यानी इसमें फोकस पोषण आधारित दवाओं पर होता है। सरकार बहुत तेजी से न्यूट्रास्यूटिकल्स पर काम भी कर रही है और इसलिए सरकार ने न सिर्फ प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाई है बल्कि इसके लिए पीएलआई पर भी तेजी से काम चल रहा है। और इस बजट में सरकार न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मा इंडस्ट्री और ओवरऑल हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर फोकस कर सकती है। दरअसल भारत अब दवाइयों के उत्पादन के मामले में विश्व में प्रमुख भूमिकाएं निभा रहा है। भारत का दवा उद्योग पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ऐसे में इस बजट में भारत को दुनिया की फार्मेसी बनाने का जो आइडिया है पहले से, और एक तरह से हमने साबित भी कर दिया कि हम दुनिया की फार्मेसी हैं, उसे और मजबूत किया जाएगा इस आइडिया को। बजट में न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मा, ओवरऑल हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इसके अलावा फार्मा सेक्टर को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, जिसका हमने अभी जिक्र भी किया। सरकार का फोकस लाइफ साइंसेस, पारंपरिक दवाओं को बूस्ट देना भी है। हमारी जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है, हमारे जो आयुर्वेदिक उत्पाद हैं, आयुष से रिलेटेड जो उत्पाद हैं, उन पर खास तौर पर फोकस होगा क्योंकि उस क्षेत्र में भारत चाहता है कि हम विशेष रूप से आत्मनिर्भर बने देश में। इसके अलावा हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा देना भी इसी से जुड़ा हुआ है। इस बार बजट में वित्त मंत्री का फोकस हेल्थ सेक्टर के लिए मजबूत सक्षम ढांचा बनाने पर होगा। बजट से फार्मा इंडस्ट्री क्या चाहती है उस पर भी एक नजर डालें तो जो बड़े बड़े मुद्दे हैं फार्मा इंडस्ट्री के, देखिए, फार्मा उद्योग संगठनों ने उम्मीद जताई है कि आम बजट में सरकार सेक्टर में आर&डी को बढ़ावा देने पर फोकस करे, जिसका हमने जिक्र कर भी दिया। वो बहुत जल्दी रिसर्च लिंक इंसेंटिव जैसा आने वाला है। संगठनों ने मांग उठाई है कि सेक्टर से जुड़े नियमों को सरल करने के लिए कदम उठाए जाएं। इसके अलावा पेशेवर चिकित्सा कर्मियों की कमी जो है, और सिर्फ चिकित्सा कर्मी नहीं, जो ओवरऑल जो वर्कफोर्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं उनको भी पाटा जाए। कई एक्सपर्ट्स हेल्थ सेक्टर के खर्च को बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। इसके लिए आयुष्मान भारत और वेलनेस सेंटर्स पर निवेश बढ़ाने की डिमांड भी की जा रही है। मेडिकल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बजट में मेडिकल डिवाइसेस के बेहतर एक्सपोर्ट और उपलब्धता के लिए खास पॉलिसी लाने की मांग कर रही है। इसके साथ ही प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बढ़ावा दिया जाने की मांग कर रही है। जिस तरह से कोरोना के बाद लोगों का फोकस हेल्थ पर बढ़ा है, उसी तरह इस बजट में सरकार का फोकस हेल्थ केयर को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने पर हो, ये डिमांड है, बल्कि न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मा, इसमें भारत को टॉप पर ले जाने का भी इंतजाम किए जाने की दरकार है। एक सवाल यह भी है कि सरकार न्यूट्रास्यूटिकल्स पर फोकस आखिर क्यों कर रही है? देखिए, दरअसल ग्लोबल न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेदा मार्केट पूरी दुनिया में जोर पकड़ रहा है। आप जानकर शायद हैरान हो जाएं कि पूरी दुनिया में इनकी डिमांड्स बढ़ रही है।
सरकार ने खुद इसके लिए 2030 तक $100 बिलियन के मार्केट का लक्ष्य रखा हुआ है और इस पे वो आगे बढ़ भी चुकी है। इसके लिए सरकार ने ठोस पॉलिसी, रेगुलेटरी पॉलिसी और मार्केटिंग एफर्ट्स लगातार बढ़ाए हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट्स को ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिले। कहा यह भी जा रहा है कि फार्मा इंडस्ट्री के फ्यूचर का एक बड़ा हिस्सा अब न्यूट्रा से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि फार्मा जहां नया निवेश करेगी उसमें न्यूट्रा एक बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है। लिहाजा सरकार भी पूरे जोर शोर से इस सेक्टर पर फोकस कर रही है। किसानों को मेडिसिनल प्लांट्स की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनके लिए इंसेंटिव्स, ग्रांट्स और मार्केटिंग सपोर्ट के लिए लगातार काम हो रहा है। यूएस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को खासी तवज्जो मिल रही है और इसमें भी आयुर्वेदा और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की जबरदस्त डिमांड मिल रही है। लिहाजा न्यूट्रास्यूटिकल्स न सिर्फ घरेलू डिमांड के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर होने जा रहा है। तो कुल मिला के इस बार के हमारे बजट में क्या कुछ फोकस रहने वाला है, कैसे इस बार का बजट फार्मा, न्यूट्रास्यूटिकल्स और बाकी जो सेक्टर्स हैं उनके लिए अमूलचूल परिवर्तन लेकर आएगा। चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड के COO राहुल अडकमोल साहब हमारे साथ हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ नीति आयोग में ऑफिस ऑफ वाइस चेयरमैन में डायरेक्टर उर्वशी प्रसाद जुड़ चुकी हैं। उर्वशी मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उर्वशी मैम, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। हमने देखा है जब भी हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर की बात आती है, बजटरी एलोकेशंस की बात आती है, नई पॉलिसीज की बात आती है, तो सरकार बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती है नीति आयोग के। इस बार नीति आयोग के मन में क्या चल रहा है, किस तरह के इनपुट्स की हम उम्मीद कर सकते हैं ताकि पूरी फार्मा इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिल पाए मैम? जी, तो जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे क्षेत्र हैं हेल्थ सेक्टर में जिन पे ध्यान देना ज़रूरी है। ख़ास तौर से अब हम ये महामारी से करीब-करीब बाहर निकल रहे हैं, तो और भी जो स्वास्थ्य का सिस्टम है उसको मजबूत करना है। तो सरकार की तरफ से बहुत बड़ी एक फोकस रहेगी जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है। जैसा कि आपने आयुष भी बोला, उसमें आता है कि लोगों को ज़्यादा हम स्वस्थ कैसे रख सकें, जो कि ज्यादातर हमारे हेल्थ सिस्टम में आप देखेंगे कि बीमारी की बात होती है कि बीमारी को ठीक कैसे करें, लेकिन सरकार पूरा वो एक अप्रोच बदलने की कोशिश कर रही है और इस पे फोकस कर रही है कि लोगों को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जो प्राइमरी केयर का सिस्टम है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहे हैं देश भर में। तो जो स्क्रीनिंग होती है, कैंसर के लिए स्क्रीनिंग है, हाइपरटेंशन के लिए स्क्रीनिंग है, डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग है, उस सब पे आप फोकस देखेंगे। साथ ही जैसे आपने कहा आयुष पे, आयुष को और कैसे बढ़ावा देना है, उसके रिसर्च को और कैसे बढ़ावा देना है, उस पे भी और बहुत ध्यान रहेगा। और फार्मा इंडस्ट्री और हमारी जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है उसको हम और कैसे मजबूत कर सकते हैं कोविड के बाद, उस पे भी आप देखेंगे कि बजट में काफी फोकस रहेगा। तो एक तरह से पूरा ओवरऑल एक होलिस्टिक फोकस रहेगा अलग अलग हेल्थ रिलेटेड जो ये सेक्टर्स हैं इस बजट। एब्सोल्युटली। अब देखिए, सरकार भी नए नए तरीके लगातार इजाद कर रही है कि कैसे बूस्ट अप दिया जाए, जैसे हमने जिक्र भी किया। राहुल जी, आपके डिमांड इस वक्त क्या है? आप क्या चाहते हैं सरकार से इस बार, किस तरह के बजटरी एलोकेशंस हो ताकि बूस्ट मिल पाए पूरे फार्मा सेक्टर को? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ से हमने शुरू किया और जहाँ हम जा रहे हैं, वैसे हम देखा जाए जो बजटरी एलोकेशन था लगभग 2% से ज़्यादा हम अभी एलोकेट कर रहे हैं, जो हालांकि कुछ सालों तक 1% के आजू बाजू था। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ हुई है। आई थिंक जो डायरेक्शनली हम जिस तरीके से जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से जा रहे हैं। हमारा GDP ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रहा है, तो उसका दोनों का मिला के एक एम्पलीफाइंग इफेक्ट आ रहा है। हम बहुत बार डिबेट करते हैं कि क्या 2% सही है, नहीं है। बाकी देशों में किसी में 4%, किसी में 6%, किसी में 10% है। लेकिन क्या हमारे देश के हिसाब से अगर आप उसको क्या मायने रखता है ये 2%, अगर आप थोड़ा डाइसेक्ट करेंगे तो मैं मानता हूं कि जैसे अगर हमारा GDP पर कैपिटा है वो लगभग $2500 है, वो बदलते रहता है एज GDP ग्रोथ, तो उसका अगर हम 2% लेते हैं एलोकेटेड, वो लगभग $50 के आजू बाजू आता है। तो $50 यानी आज के इसमें 4000 रुपए होते हैं। तो 4000 रुपए पर हर एक व्यक्ति के लिए साल भर के लिए अगर हम एलोकेट करते हैं, हम सब जानते हैं कि हेल्थ केयर हम जब जाते हैं, बीमार होते हैं तो कितना एक्सपेंसेस आता है। तो उसके हिसाब से
4000 आप देखेंगे तो जनरली तौर से इतना ज़्यादा पर्याप्त नहीं होता है आम लोगों के लिए भी। तो अगर हमें उसमें कुछ ठोस कदम लाना चाहते हैं हम लोग, तो उसमें बेसिकली इसको सब्सटेंशियली बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम डिबेट कर सकते हैं 2.1%, 2.2%, 2.3%, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें एक बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी की आवश्यकता है। एंड जैसे मैंने कहा कि जीडीपी जिस तरीके से हमारा ग्रो हो रहा है, उसको बहुत ही अच्छा एम्पलीफाइंग इफेक्ट आएगा और उससे बहुत ही ज़्यादा एक ग्राउंड लेवल पे बहुत चेंज हम कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज हमारी, जैसे आपने कहा कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री काफ़ी ग्लोबल हो चुकी है, हमारी दवाइयाँ देशों विदेशों में जा रही है आज। तो हम चाहते हैं कि जैसे इनको बढ़ावा देने के लिए, जैसे गवर्नमेंट ने अभी बहुत अच्छी सी स्कीम्स लाई थी, पीएलआई जैसे, बहुत सारे लोगों को उसका बेनिफिट मिला, बट हम चाहते हैं कि उसका थोड़ा स्कोप बढ़े, उसकी व्यापकता बढ़े, ताकि उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। हम WTO के सिग्नेटरी होने के वजह से हमें काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी है एक्सपोर्ट सब्सिडरी के तहत, बट फिर भी हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम किस तरीके से और ज़्यादा इंसेंटिव्स क्रिएट करें, ताकि हमारा जो हम आज बोलते हैं कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, वो काफ़ी हद तक काफ़ी सक्सेसफुल हो जाए आगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और तो इस फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की जो परिकल्पना में एक मेरे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारत सरकार के न्यूट्रा टास्क फोर्स जो बनाई गई है, उसके मेंबर अमित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। और न्यूट्रास्यूटिकल का पूरा जो इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये और इनकी टीम निभा रही है। अमित, बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे थे, अभी उर्वशी मैम ने भी कहा कि आयुष रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे भी हमारा फोकस होना चाहिए। मुझे बताइए, भारत में हम देख रहे हैं कि यूएस, हमने अपनी रिपोर्ट में बताया, यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है उस पे न्यूट्रास्यूटिकल्स का और आयुर्वेदा का बड़ा जबरदस्त चलन है, वहां पर डिमांड बहुत जबरदस्त है। भारत में अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि फ्यूचर अब यही है। क्या ऐसा करना होगा कि ये पेस अप हो, ये जर्नी हम और तेजी से आगे बढ़े इसमें? थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यूट्रास्यूटिकल टास्क फोर्स इस पर काफी दिनों से लगा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली एक पॉजिटिव एंगल से रिजल्ट्स आ रहे हैं। पहला कि अगर इंडिया को ग्रो करना है, इसको, इस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करना है, तो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री को एक लीगल तरीके से गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करना होगा। जान के खुशी होगी आपको कि न्यूट्रास्यूटिकल टास्क फोर्स के एफर्ट से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में न्यूट्रास्यूटिकल पैनल क्रिएट किया गया है और इस पैनल के रिकमेंडेशन की वजह से आज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग MOFPI एक काफी बड़ा स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है, जहां पर वो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इंडिया में कैपेबिलिटी है, हमारे पास एक नॉलेज रिसोर्स है जिसको हम आयुर्वेदा कहते हैं। इंटरनेशनली एक ही टर्मिनोलॉजी यूज होता है, डाइटरी सप्लीमेंट्स। डाइटरी सप्लीमेंट जो इंडस्ट्री है अमेरिका में, जो सबसे लार्जेस्ट है, उनको डाइटरी सप्लीमेंट्स चाहिए और वो आते हैं इंग्रेडिएंट से या फॉर्मुलेशन से। तो आज की डेट में इंडिया में दोनों कैपेबिलिटीज हैं, बट बिकॉज सपोर्ट नहीं था तो उसके चलते ज्यादा ग्रोथ नहीं मिला आज तक। अब क्या है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में API है और हमने API चाइना के हाथ कर दिया क्योंकि चाइना ने उसमें लीडरशिप ले लिया है। अब अपॉर्चुनिटी है, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स में, फार्मा में API है, न्यूट्रास्यूटिकल्स में ANI है, एक्टिव न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें इंडिया उभर के बहुत तेजी से आगे आ सकता है और जो एक मार्केट सप्लाई चेन का डेफिसिट है, करीब $170 बिलियन का इंग्रेडिएंट ANI का मार्केट है अमेरिका, 40 बिलियन चाइना एक्सपोर्ट करता है, इंडिया भी 1.2 बिलियन है। अगर ये सपोर्ट मिलता है तो इंडिया, जब PLI स्कीम है, गवर्नमेंट स्टेटस है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इंडिया ये गैप बहुत जल्दी से कवर कर सकता है, बिकॉज नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इंडिया में बहुत अच्छा है। ये आपको मैं यहाँ पे रोकूंगा। मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से समझना चाहूंगा। राहुल, क्या इंडस्ट्री तैयार है? अभी हम APIs के बारे में बात कर रहे थे, अभी मैं देख रहा था कि उसमें 12-15% का तो उसमें इन्फ्लेशन, मतलब उसके रेट्स बढ़ गए हैं, थोड़ा सा वो महंगी हुई हैं। लेकिन जो ANI की बात जो कर रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स की जो हम बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की, क्या इंडस्ट्री
इस आइडिया को आत्मसात करने को तैयार है, जिस आइडिया को यूएस आत्मसात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया आत्मसात कर रहा है, यूरोप कर रहा है? क्या भारत, जहां से इसकी शुरुआत हुई है, क्या हम हमारी इंडस्ट्री न्यूट्रास्यूटिकल को सीरियसली ले रहे हैं सर? यस, हाँ बिल्कुल। देखिए अभी आज जैसे आपने राहुल जी से मेरा सवाल बोला कि जैसे आपने कहा कि जैसे कोविड के बाद काफ़ी इसका अवेयरनेस बढ़ा है, तो इसके हिसाब से आई थिंक न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारे देश में बढ़ रही है एंड वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और जैसे हमारी देश की जो कोर कैपेबिलिटी रही है, जो केमिस्ट्री बेस्ड स्किल पे जो हमारी कोर कैपेबिलिटी है, आई थिंक जो फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च इसमें भी वही अप्लाई होते हैं ज़्यादातर से। तो एपीआई या एएनआई हम बात कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो संसाधन है, जो कैपेबिलिटी है, जो नो हाउ है, वो है। अब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब हम उसको पूरे तौर से, पूरी अपॉर्चुनिटी के तौर से देखेंगे और इसकी तरफ रिसोर्सेस अलोकेट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए इतना बहुत मुश्किल काम है कि हम एएनआई में भी एक दिन लीडर बन जाए। एब्सोल्युटली। उर्वशी मैम, आपके साथ हमारी हर बार जब चर्चा होती है तो एक वर्क फोर्स का जो क्रंच है उस पर बहुत बात होती है। अब आइडिया चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल का हो या फार्मास्यूटिकल का हो या दूसरे सेक्टर्स का हो, एक इंपॉर्टेंट ये आता है, और अमित इसका डेटा अभी बताएंगे कि 2030 तक अगर $100 बिलियन की इंडस्ट्री सिर्फ अकेले न्यूट्रास्यूटिकल्स बनती है तो कितने जॉब जनरेशन होंगे, कितनी वर्कफोर्स की हमें आवश्यकता होगी। तो यहां पर भी हमें इस लिहाज से भी समझना है कि सेक्टर अगर बढ़ रहा है तो वो सिर्फ ये नहीं कि पेन पॉइंट सॉल्व कर रहा है वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड या दुनिया की हेल्थ के, बल्कि वो जॉब जनरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र बनकर उभर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। और बल्कि हेल्थ केयर एक ऐसा क्षेत्र है जहां जॉब्स जो हैं वो महिलाओं को भी बहुत अधिकतर अगर आप देखें तो जॉब्स हेल्थ केयर में महिलाओं के लिए होती हैं। और हम जानते हैं कि हमारा बड़ा ये लक्ष्य है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है, नारी शक्ति का उन्होंने जो लक्ष्य रखा है कि हमें जो अपना फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसको भी बढ़ाना है। तो जॉब्स तो बढ़ेंगी और महिलाओं के लिए जो जॉब्स हैं वो भी बढ़ेंगी, जो कि हेल्थ केयर एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें ज्यादातर आप देखेंगे अधिकतर जो रोल्स होते हैं, बहुत से रोल्स होते हैं जो महिलाओं को डिस्प्रोपोर्शनेटली वो जॉब्स एम्प्लॉय करती हैं। तो ये एक बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट पहलू है। और फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल तो है ही एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एरिया, बहुत ही ग्रोइंग एरिया है हमारे देश के लिए। मैं पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बस ये कहना चाहूंगी कि हम लोग जो क्वालिटी एस्पेक्ट है, जो कि कई बार क्या होता है कि हम जब आयुर्वेदा की बात करते हैं, बाकी आयुष प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो ऐसे कई बार साइंटिफिक कम्युनिटी में लोग होते हैं या बाहर देशों में लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई आपकी क्वालिटी क्या है, आपके स्टैंडर्ड्स क्या है, वैसे सवाल उठाए जाते हैं। तो उस पे हम पॉलिसी की तरफ से बहुत ध्यान दे रहे हैं कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हो, फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, आयुष रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हो, उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत बेहतर हो, जिससे कि वो भारत में ही नहीं बल्कि वो ग्लोबल स्तर पे भी बहुत अच्छे से compete कर सकें और बाहर के मार्केट्स में भी सर्व कर सकें। एब्सोल्युटली। अभी पार्लियामेंट में जो सरकार ने जवाब दिया था पीएलआई स्कीम के ही मुतल्लिक, उसमें जो पोटेंशियल बताया गया था, जो डायरेक्ट जॉब्स का था वो तो 20,000 था और 80,000 इनडायरेक्ट जॉब्स का है। सिर्फ पीएलआई की मैं बात कर रहा हूं। अमित, अब देखिए, अब हमें फ्यूचर साफ साफ नजर आ रहा है, डायरेक्शन हमें साफ साफ नजर आ रही है। अब इसमें इंडस्ट्री के लिए क्या ऐसा अट्रैक्टिव है कि वो हमारे अपने प्रोडक्ट्स में, हम फार्मा पे तो फोकस कर ही रहे हैं, नए इनोवेशन, जैसा मैंने कहा कि अभी रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव आ रहा है तो फार्मा पूरा सेक्टर उस पर फोकस करेगा, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल में अभी इंडस्ट्री के लिए क्या ऐसा आकर्षक है कि वो उतर जाना चाहिए इस वक्त या उसको ट्रेन मिस ना करनी पड़े? मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका बीच में आवाज मिस आउट हो गया था, इफ यू कैन रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। हाँ, मैं कह रहा था कि न्यूट्रास्यूटिकल्स के क्षेत्र में इंडस्ट्री के लिए क्या अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स हैं या क्या फ्यूचर है, क्यों आज का इंडस्ट्री जो फार्मा में है वो न्यूट्रास्यूटिकल में आए? Okay. I think I could understand the question, लेकिन आवाज आपका काफी डाउन था, बट नेवर माइंड। देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री न्यूट्रास्यूटिकल्स में एंटर करेगी और मेरे एक्सपीरियंस से एक सस्टेनेबल स्केलेबल इंडस्ट्री जो न्यूट्रास्यूटिकल्स का है, जिसको हम बोलते हैं एथिकल न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो डॉक्टर्स के थ्रू, डाइटिशियंस के थ्रू प्रमोट किया जाता है, वो बाहर
एक फार्मास्यूटिकल कंपनी आसानी से उठा के ले जाएगी। लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, एक न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री जो आज के डेट में डायरेक्ट टू कंज्यूमर कर रहे हैं या डायरेक्ट इंग्रेडिएंट बना रहे हैं, अब एक फोकस शिफ्ट हो जाएगा। वो ये है फोकस ऑन क्लिनिकल ट्रायल, फोकस ऑन पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च वर्क, जिसके तहत जो आउटकम है वो प्रोडक्ट्स में उभर के आना चाहिए, जिसके चलते एक मेडिकल कम्युनिटी से एंडोर्समेंट मिलेगा, डाइटेटिक्स कम्युनिटी से एंडोर्समेंट मिलेगा, तभी वो कंज्यूमर्स में बिलीवेबिलिटी आएगा और रिपीट परचेजेस होंगे। आज के समय में ये प्रेशर ऑलरेडी बिल्डअप हो रहा है। आप देखेंगे कि बड़ी-बड़ी कंज्यूमर कंपनीज एक एथिकल न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज को बाय आउट कर रही हैं। इसलिए कर रही हैं क्योंकि डिमांड इज देयर, और आज के डेट में ज़ीरो से स्टार्ट करने से अच्छा जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, जो अच्छा रिसर्च करके ऊपर आए हैं, उनको एक्वायर करके बड़ी कंपनीज न्यूट्रिशन की आगे बढ़ रही हैं। तो आपका जो सवाल था क्या उसमें क्या करना चाहिए और शुड दे गेट इनटू इट, ऑलरेडी ये एक मोमेंटम आ गया है। फार्मास्यूटिकल तो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और जो एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी एक एथिकल न्यूट्रास्यूटिकल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और सारा इन्वेस्टमेंट उसी की तरफ जा रहा है क्योंकि वहीं पर सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी है, एब्सोल्युटली, बिलीवेबिलिटी है। एब्सोल्युटली, सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बिजनेस के लिए ये दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल जी, अब आखिरी सवाल, हम पीएलआई की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमने देखा कि फार्मा में भी अभी पूरा दायरा नहीं हुआ है अभी कवर। कुछ इनिशिएटिव हमने ज़रूर लिए हैं 2021 फरवरी में, जिसका मैंने जिक्र भी किया, लेकिन अभी चुनिंदा ही हैं उसके फायदे। पीएलआई कितना इंपॉर्टेंट होगा इस बजट में फार्मा को पूरा एक बिगर पर्सपेक्टिव पे बड़ा कवरेज देने के लिए? नहीं, देखिए, पीएलआई से तो हेल्प हुआ है एंड हमारे हिसाब से वो अच्छा इनिशिएटिव है, बट जैसे मैंने कहा उसका अभी भी दायरा काफ़ी केएसएम्स या कोई इंग्रेडिएंट तक सीमित है, तो उसका दायरा बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है पीएलआई के साथ, जैसे आपने आरएलआई की बात की कि रिसर्च के लिए अगर इंसेंटिव उसके साथ ज्वाइन किया जाए तो उससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि आज हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पता है दुनिया को, हमारी रिसर्च कैपेबिलिटी अभी हम दुनिया तक नहीं पहुंचा पाए, और वहाँ पे काफ़ी रिस्क होता है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट का भी लॉस होता है। तो इसके लिए ऐसी ही जगह है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, जिस पे आप रिसर्च कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अलॉन्ग विद पीएलआई का थोड़ा आप स्कोप वाइडन कीजिए, एंड आरएलआई अगर इसके साथ आता है तो दैट वुड रियली हेल्प द फार्मा इंडस्ट्री। एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के इस बजट में सरकार को अब ये तय करना है कि अगले आने वाले एक दशक का थीम क्या होगा, क्योंकि हम जैसे बता रहे हैं कि ये आने वाला बजट जो है ये आने वाले कुछ सालों की एक थीम रखेगा। तो थीम रिसर्च में होगी, थीम न्यूट्रास्यूटिकल होगी, थीम क्या होगी ये कहना मुश्किल, लेकिन संकेत साफ हैं कि सरकार रिसर्च और न्यूट्रास्यूटिकल दोनों पर बहुत बुलिश है, बहुत फोकस कर रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन दोनों क्षेत्रों में भारत जरूर आत्मनिर्भर बन पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाला आपने। उर्वशी मैम, थैंक यू सो मच, आपने अमूल्य वक्त निकाला दर्शकों के लिए। अमित श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉलर आईडी सिस्टम लॉन्च करना चाहती है। इस सिस्टम से आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉल कौन कर रहा है। मौजूदा वक्त में ट्रू कॉलर जैसी कई ऐप्स हैं जो ये सुविधाएं देती हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। टेलीकॉम कंपनियां इसे लागू नहीं करने की इच्छा जाहिर कर रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने तर्क ये दिया है कि ट्राई का कॉलर आईडी सिस्टम से निजता का हनन होने की आशंका है। इस प्रपोजल को लेकर कंपनियों ने कहा है कि इसे लागू करना भी काफी मुश्किल होगा। कंपनियों के मुताबिक इंडियन मार्केट में उपलब्ध कई मोबाइल फोन्स इसे सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। कंपनियों का कहना है कि आजकल फर्जी दस्तावेज के सहारे सिम लेना आसान है। ऐसे में कॉलर आईडी सिस्टम हर बार सही नंबर धारक का नाम बता पाएगा या नहीं, ये संभव नहीं है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कंपनियों ने कहा है कि कॉलर आईडी सिस्टम के जरिए मिलने वाले डेटा पर हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडर्स की पहुंच होगी, जिससे सब्सक्राइबर का डेटा लीक होने की आशंका रहेगी। वहीं कुछ कंपनियों ने कहा है कि कॉलर का नाम दिखाने से कई तरह की सामाजिक और आपराधिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी इस नई व्यवस्था का विरोध किया है। IAMA का कहना है कि इस नई व्यवस्था से महिलाओं के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बता दें कि ट्राई ने पिछले साल नवंबर में एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। इसमें NCAP सिस्टम लाने की बात कही थी।
इस फीचर के जरिए आपके मोबाइल पर फोन करने वाले का नाम भी आ जाएगा। इसे लाने के पीछे मकसद ये है कि यूजर को पता चल जाए कि कौन कॉल कर रहा है और उसी आधार पर कॉल को लेकर यूजर फैसला ले सकता है कि उसे कॉल उठाना है, बात करनी है या नहीं। इस सुविधा के जरिए यूजर को स्पैम और फ्रॉड कॉल से बचाने की कोशिश भी है। मौजूदा वक्त में ट्रू कॉलर जैसी कई एप्लीकेशंस हैं जो इस तरह की सुविधाएं प्रदान करती हैं। ये सब थर्ड पार्टी ऐप्स हैं और क्राउड सोर्स डेटा पर आधारित होती है। अब सवाल यह है कि टेलीकॉम कंपनियों को प्रॉब्लम क्या है? क्या वाकई में इससे निजता के ऊपर कोई हनन हो रहा है? कितना बड़ा इसको लागू करने का खर्चा आएगा? कोई बड़ा बोझ पड़ जाएगा? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे दोनों नजरियों से, सरकार की तरफ से भी जो सरकार चाहती है, एक कंज्यूमर के लिहाज से भी और कंपनियों के लिहाज से भी एक चर्चा करने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया के पूर्व सीएमडी विमल वाकलू सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाकलू सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला तो सर, प्रथम दृष्टया जो टेलीकॉम कंपनीज कह रही हैं कि साहब इसको लागू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्या वाकई में ये इतना बड़ा टास्क है कि ये लागू ना हो पाए? जबकि हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे इनोवेशन बेस्ड स्टार्टअप्स भी जो हैं इसको आराम से कर दे रहे हैं। दीपक जी, मैं आपकी बात सुन रहा था अभी, और मुझे हैरानी है कि जब टेलीकॉम कंपनीज ने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि महिलाओं के लिए खतरनाक रहेगा, इससे अपराध बढ़ जाएंगे, ये सब चीजें मुझे मेरी समझ से बाहर है। लेकिन जहां तक टेलीकॉम कंपनीज को ये इम्प्लीमेंट करने में कठिनाई का सवाल है, उनको अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, मगर ये एक अधूरी सर्विस देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि आजकल कितने फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं मार्केट में, और केवल इसी कारण कि वो स्पैम कॉल्स आती हैं और लोगों को डरा धमका के ऐसा मतलब मजबूर कर देते हैं कि वे कई चीजें कर बैठते हैं और पता चलता है कि उनके बैंक में फ्रॉड हो गई। तो जब पता ही नहीं है कि कॉल कहाँ से आया, कोई कहता है अभी पता चला मेरे क्लोज रिलेटिव हैं, उन महाराष्ट्र विद्युत विभाग से उनके पास फोन आया, मतलब एलिजली कि भाई आपका बिल पे नहीं हुआ, आपका कनेक्शन कट जाएगा। और वो महिला वो परेशान हो गई और जो जो उसने बताया वो किया, और बाद में पता चला कि 70,000 रुपये उनके अकाउंट से चले गए, क्योंकि उनका नंबर 7 से शुरू होता था, 70,000 कुछ शुरू का नंबर, तो उतना अमाउंट उनका जो मोबाइल, जहां उन्होंने कहा था मोबाइल नंबर डालिए, तो वहां अमाउंट में उतना अमाउंट डिडक्ट हो गया बिना उनकी जानकारी के। तो ये आम हो गई है आजकल, और कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और अगर पहले से ही कॉलर आईडी पता हो, उनको लोगों को पता हो कि कहाँ से कॉल आ रहा है, तो उठाएंगे ही नहीं। तो इसमें मुझे लगता है मेन टेलीकोस का ये जो स्टैंड है वो इसलिए है कि वो इसको वैल्यू एडेड सर्विस बनाना चाहते हैं, ताकि इससे कुछ पैसा कमा लिया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े ऑपरेटर के 40 करोड़ कस्टमर्स हैं, और अगर 10 रुपया भी वो इस पे लगाते हैं चार्जेस, तो 400 करोड़ महीने का वैसे ही चार्ज बन जाएगा, मतलब उनका 400 करोड़ रुपया मुफ्त में मिल जाएगा। तो ये इसी कारण उनका स्टैंड है, ताकि इससे पैसा कमाया जा सके, और ये समाज के लिए बहुत जरूरी है फ्रॉड्स प्रिवेंट करने के लिए और अनसॉलिसिटेड कॉल्स के लिए, जैसे अभी। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा, यानी कि कुल मिला के मुझे समझ में आ रहा है, आपने बिल्कुल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी बोली ना, कि ये उसको वैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और इसका वो चार्ज ले आम लोगों से, वो ये चाहते हैं। लेकिन उस समय क्या ये दलील दे पाएंगे कि महिलाओं के लिए सेफ नहीं है साहब? अच्छा, एक चीज और है सर, ये इनकी बड़ी अजीबोगरीब हास्यास्पद स्वीकारोक्ति है। ये कह रहे हैं कि आजकल तो कोई भी जो है वो सिम कार्ड जो है वो ले लेता है, तो सिम भी तो आप ही दे रहे हैं ना, यानी कि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपके सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी है। तो ये तो नहीं, सिम कार्ड उनको वो आधार देके करते हैं ना, अगर आधार सही है तो सिम भी सही है। yes. उसको मतलब
अगर आधार फ्रॉड पे है तो फिर ये सिम भी फ्रॉडुलेंट हो सकता है, पर ऐसे केस कितने होंगे? लेकिन अनसॉलिसिटेड कॉल कहीं से भी आ सकते हैं। नहीं, और अगर अगर आधार फर्जी है, आप खुद मान रहे हैं कि अनाप शनाप है, तो आप खुद मान रहे हैं कि आपके सिस्टम में आपने खुद जो है सिम बांटे हुए हैं, आप केवाईसी नहीं कर रहे हैं, आपने अच्छे से क्रॉस चेक नहीं किया, आपने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, ऑथेंटिकेट नहीं किया। इसका मतलब कि आपकी तो ये तो इसमें तो सर बड़ी हास्यास्पद तरीके से खुद की कमियों की एक तरह से स्वीकारोक्ति है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ। ये कोई तर्क नहीं है, ये एक बहाना है और ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट होना चाहिए मेरे विचार से। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को। ठीक है, वो थोड़ा उनका खर्चा बढ़ेगा इनिशियली, थोड़ा रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी है पूरा सोशल नेटवर्क के लिए। बहुत परेशानी होती है लोगों को, बेकार की कॉल्स आती है, पता नहीं चलता है कि जो जेन्युइन कॉल भी हो, अगर आप ना लें अननोन नंबर जान के, हो सकता है जरूरी कॉल कोई आप मिस कर जाए। तो नहीं सर, ये ऐसा तो नहीं है, बहुत समस्या है। ऐसा तो नहीं है सर कि इनको इस बात का भी डर हो कि इनका काम बढ़ जाएगा, केवाईसी अब अच्छे से करो, अब एक एक नंबर जो है वो सही तरीके से लो, बिल्कुल जेन्युइन पेपर्स पे। तो ऐसा तो नहीं है कि ये थोड़े से आलसी भी हो रहे हैं कि कौन करेगा अब इतना, कौन क्रॉस वेरीफाई करे? क्योंकि जब नंबर फ्लैश होगा तो वो तो ऑथेंटिक रूप में होगा, उसमें तो साफ बिल्कुल, पता चल रहा बिल्कुल। होगा। तो ये इस बात से भी Absolutely। डर एक तरह से सर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो शायद कारण हो, लेकिन मुझे लगता है कमर्शियल कारण ही है, जो मैंने Commercial पहले कारण। बताया कि इससे वैल्यू एडेड सर्विस की पॉसिबिलिटी है पैसा कमाने की, तो शायद वो कारण हो सकता है मेरे ख्याल में। बिल्कुल सर, मुझे भी लगता है ये काफी संभावना है इस बात की। और अगर ऐसा है, देखिए हम वाकलू सर से तो हमारी लगातार चर्चा होती है और हम अब लोग बोलेंगे कि हम रिपीट कर रहे हैं, हम हर बार यही कहते हैं भाई टेलीकॉम कंपनीज की जो हालत है, जो टेलीकॉम हमारा इकोसिस्टम है, हम खुद जानते हैं वो बड़े प्रॉब्लम में है, मुश्किलात में है। सरकार भी बड़ी अपनी तरफ से कोशिश करती रहती है और हम भी चाहते हैं कि उसकी सेहत सुधरे। लेकिन ये जो आप दलील लेकर आते हैं ना, पहले इन्होंने बोला कि साहब जो 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 व्हाट्सएप कॉलिंग है उस पर जो है वो चार्जिंग लगा दी जाए। वो इसलिए लगा दिया जाए कि वो जो है लोग डिस्करेज हो व्हाट्सएप कॉल। फिर आपके पास है, आपने अपने नेटवर्क सुधारने नहीं है, आपने जो अपने ब्लैक होल्स हैं उनको ठीक नहीं करना है, अपना बीटीएस और बाकी जो सिस्टम है उसको दुरुस्त नहीं करना है, टावर इंस्टॉलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन, R&D, इन्वेस्टमेंट, इस पे आपने काम नहीं करना है। और आप दूसरों की लकीरें जो है बार बार छोटी करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें भी साहब कह रहे हैं, तो सीधा सीधा मुझे लगता है कि अप्रोच में एक बहुत बड़ी कमी है। लेकिन मुझे बड़ा हास्यास्पद भी लगता है। बट बहरहाल हम तो यही देखेंगे कि अब इस पे ट्राई का क्या कहना होता है, सरकार क्या कहती है। वो ज़्यादा मैच्योरिटी से फैसले ले सकते हैं। हम इस तरह के मुद्दों पर एक गंभीर बहस कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में जो चर्चा को ला सकते हैं। हमारा काम यही है, सरकार को, ट्राई को फैसला लेना है और हम उम्मीद करते हैं कि एक मैच्योर फैसला आए, जो भी फैसला आए। बहुत बहुत शुक्रिया वाकलू सर, आपने वक्त निकाला हमेशा की तरह हमारे लिए। थैंक यू सर। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का करते हैं रुख। यस बैंक को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी 63 मून्स ने इसकी जानकारी दी है। 63 मून्स के मुताबिक हाईकोर्ट के बैंक एडमिनिस्ट्रेटर के उस फैसले को नकारा गया है जिसमें 81 बॉन्ड्स की वैल्यू को जीरो कर दिया गया था। 81 बॉन्ड्स बिना मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स होते हैं, पर निवेशकों को अच्छी कमाई कराते हैं। यस बैंक के बॉन्ड होल्डर्स ने 81 बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो करने के यस बैंक एडमिनिस्ट्रेटर के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, बताइए, ये यस बैंक के लिए एक और नया संकट के बादल? बिल्कुल, अगर देखें जिस हिसाब से बताया जा रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है जो 63 मून्स ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो फैसला था यस बैंक के कि 81 बॉन्ड्स की वैल्यू को जीरो कर दिया जाए, वो एक्सटिंग्विश कर दिया जाए वो कैपिटल, और तो ये अपने आप में अगर
ये जो वैल्यू एक्सटिंग्विश करने का फैसला था इस बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर का, उसको हाई कोर्ट ने गलत माना है और उसको क्वैश कर दिया इस डिसीजन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 81 बॉन्ड के होल्डर्स थे उनके लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि तकरीबन 8,415 करोड़ के आसपास के ये इन बॉन्ड्स में लोगों ने निवेश कर रखा था, जिसमें से आम निवेशकों के अलावा ये जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स थी उनका भी पैसा लगा हुआ था उन 81 बॉन्ड्स में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब 81 बॉन्ड्स बेचे गए थे तो लोगों को जो डिपॉजिटर थे या जो इन्वेस्टर थे उनका आरोप यह था कि हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और हमें इसका जोखिम नहीं समझाया गया था कि अगर बैंक फेल होता है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एक तरह की मिस सेलिंग का आरोप जो है वो लगा रहे थे जो निवेशक थे। तो और इसी मामले को चैलेंज किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। हालांकि उस वक्त जो है वो दलील जो दी गई थी कि नहीं, निवेशकों को सारी जानकारी दी गई थी और निवेशकों ने अच्छा पैसा कमाया था, तब उनको कोई समस्या नहीं थी। और अब जब ये 81 बॉन्ड्स की वैल्यू को जीरो करने का फैसला लिया है तब उन्हें एतराज हो रहा है। तो बहरहाल जो पिक्चर बनती दिख रही है उसके हिसाब से ये पूरी की पूरी 8,400 करोड़ के आसपास का जो बॉन्ड होल्डर 81 बॉन्ड्स की जो वैल्यू थी जिसकी वैल्यू जीरो कर दी गई थी, अगर ये वैल्यू हाई कोर्ट ने जो इसको क्वैश किया है एडमिनिस्ट्रेटर के फैसले को, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी ये जिम्मेदारी लायबिलिटी के तौर पर बैंक के ऊपर आ सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको अगर आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ से यस बैंक के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन जो बॉन्ड होल्डर्स थे उनके लिए एक तरह की राहत की बात हो जाएगी कि उनके जो पैसे डूबे हुए थे वो मिलने की आस जग सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उन्हीं प्रोडक्ट का विज्ञापन कर पाएंगे जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया हो। साथ ही उन्हें बताना होगा कि उन्हें ऐड करने के पैसे मिले हैं या नहीं। दरअसल सरकार के भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त गाइडलाइंस जारी की है। नियमों के उल्लंघन पर 10 से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नई गाइडलाइंस कितनी असरदार साबित होंगी? क्या इससे पैसे लेकर भ्रामक सलाह देने या विज्ञापन करने वालों पर रोक लग सकेगी? देखिए ये रिपोर्ट। और इसी के साथ भारत में सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के लिए अब तक की सबसे स्पष्ट और कड़ी गाइडलाइंस लागू हो गईं। जी हां, अब तक धड़ल्ले से सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी पर उन प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करते हैं जिनका वो खुद कभी इस्तेमाल शायद नहीं भी करते हों। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी होती है कि उनके ऐड में आते ही प्रोडक्ट आनन फानन में बाजार में पकड़ बना लेता है। कई बार ये प्रोडक्ट क्वालिटी और सेहत के लिहाज से खराब भी होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार ने फर्जी और भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम कसने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार ने साफ किया है कि सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स ऐसे प्रोडक्ट का ही विज्ञापन कर सकेंगे जिसका उन्होंने खुद इस्तेमाल किया हो। इतना ही नहीं, सरकार ने आगे बढ़ते हुए बदलते दौर में नए नियमों के तहत इन्फ्लुएंसर्स के किसी भी अवतार में किए गए ऐड पर भी इन्फ्लुएंसर्स की जवाबदेही तय की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक किसी विज्ञापन को लेकर गलत जानकारियां देना या जानबूझकर किसी तथ्य को छिपाना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की कैटेगरी में आएगा। विज्ञापनों में बढ़ा चढ़ाकर दावे करना और कंज्यूमर पर दबाव बनाने की कोशिश करने जैसे विज्ञापनों पर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है और साफ किया है कि किसी भी फॉर्मेट में इस तरह के विज्ञापन नहीं दिखाए जा सकते। इसके तहत किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने से पहले सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को डिस्क्लेमर देना होगा। बताना होगा कि उसे विज्ञापन करने के लिए पैसे मिले हैं या नहीं, या विज्ञापन करने के एवज में उन्हें फ्री प्रोडक्ट, गिफ्ट या टिप्स मिला है या नहीं। इतना ही नहीं, प्रोडक्ट को लेकर उनके किसी तरह के आर्थिक हित छिपे हुए अगर हैं तो उन्हें सामने लाना होगा। यानी कंपनी में पार्टनरशिप, प्रोडक्ट की बिक्री से होने वाले लाभ में स्टेक और कंपनी के मालिक या किसी डायरेक्टर के साथ पारिवारिक संबंध हो तो उसे भी साफ और सरल भाषा में इस पर डिस्क्लोज करना आवश्यक होगा। हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हर पोस्ट के साथ डिस्क्लेमर देना होगा। ब्रांड प्रमोशन, स्टॉक रिकमेंडेशन करने के लिए फेवर लिया गया है या नहीं, ये भी बताना होगा। गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि विज्ञापन पेड है, स्पॉन्सर्ड है या पेड प्रमोशन है, ये विज्ञापन के साथ डिस्क्लेमर देना जरूरी होगा। वहीं किसी विज्ञापन के साथ कोई हैशटैग या लिंक जुड़ा हुआ है तो इसकी भी जानकारी मुहैया करानी जरूरी होगी।
वहीं सोशल मीडिया, यूट्यूब या किसी भी विजुअल मीडियम पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान डिस्क्लेमर को लगातार चलाने को भी सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने गाइडलाइंस को सख्त बनाने के साथ ही इसका उल्लंघन करने पर 10 लाख तक का जुर्माना फिक्स किया है और अगर सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स लगातार नियमों को तोड़ने का काम करते हैं तो जुर्माने की राशि 50 लाख तक हो सकती है। साथ ही विज्ञापन करने वालों को एंडोर्समेंट से भी रोका जा सकता है। भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ी कोई शिकायत आस्की या सीसीपीए से की जा सकती है। फिलहाल तो भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस को बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इससे फर्जी विज्ञापनों और बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए विज्ञापनों के साथ ही इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की जवाबदेही तय कर पाने में ये गाइडलाइंस कितनी कारगर साबित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑटोवर्ड की कुछ खबरें ले लेते हैं। Hyundai ने अपनी पॉपुलर हैचबैक ग्रैंड i10 नियोस का फेसलिफ्ट एडिशन लॉन्च कर दिया है। यह पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी फ्यूल ऑप्शन में भी उपलब्ध कराई गई है। इसकी शुरुआती कीमत 5,68,000 रुपए है। कंपनी ने इसे 4 वेरिएंट्स एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स और एस्टा में उतारा है। कार को 4 एयरबैग्स के साथ पेश किया गया है। हालांकि आप 6 एयरबैग्स का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। कार देश भर में कंपनी की सभी डीलरशिप्स में उपलब्ध है। मैदानों में जहां अच्छी खासी ठंड है, वहीं पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का दौर जारी है और बर्फबारी से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। कश्मीर घाटी में एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई है। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा और शोपिया में बर्फबारी के साथ साथ उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और बांदीपोरा में भी अच्छी बर्फबारी की शुरुआत हो गई है, जबकि बाकी जिलों में हल्की बर्फ के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। कश्मीर में ऐसा नजारा है कि पर्यटकों का वापस आने का मन ही ना करे। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम समेत श्रीनगर में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गुलमर्ग का हाल तो ये है कि वहां होटलों में 100% बुकिंग चल रही है। वहीं पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को लगातार बुकिंग के लिए कॉल आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार गर्मियों की तरह कश्मीर पहुंचने वाली भीड़ पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। इस बर्फबारी को देखने के लिए इस मौसम में लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं और मैं आपको बता दूं, चाहे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो या सोनमर्ग हो, इन जगहों पर पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। खचाखच पर्यटकों से ये जगह भरी हुई है। ऐसा ही अद्भुत नजारा अनंतनाग में भी है। अनंतनाग में ताजा बर्फबारी के बाद यहां का नजारा भी बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज 25 जनवरी तक ऐसा ही रहेगा। वहीं 23 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक भारी बर्फ होने की आशंका जताई गई है। देवभूमि उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है। ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। कई जगहों पर बर्फबारी के चलते मौसम खुशनुमा हो गया है। चांदी की तरह चमक रही केदार घाटी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। कई जगहों पर हुई बर्फबारी और बारिश से मौसम खुशनुमा नजर आने लगा है। बाबा केदार के धाम में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। केदारनाथ में कई फीट तक बर्फ जम गई है। बर्फबारी के बाद केदारपुरी की भव्यता निखर कर आई है। केदारनाथ धाम चांदी की तरह चमक रहा है। धाम में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। जोशीमठ में बारिश के साथ बर्फबारी। जोशीमठ पर खतरा लगातार बना हुआ है। जमीन धंसने की वजह से कई घरों में दरारें आ गई हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच जोशीमठ में हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। जोशीमठ में हो रही बारिश और बर्फबारी कई मुसीबतें ला सकती हैं, जिसकी वजह से भू धसाव वाले इलाकों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वहीं यहां चल रहे राहत और पुनर्वास के कामों में बारिश और बर्फबारी अड़ंगा लगा सकती है। जोशीमठ ने ओढ़ी बर्फ की चादर। जोशीमठ बर्फबारी के चलते समूचा इलाका सफेद चादर से ढक गया है। आलम यह है कि ठंड और बर्फबारी की वजह से लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर नजर आने लगी है। गाड़ियों पर बर्फ जमी है। इस बर्फबारी का कुछ लोग लुत्फ भी उठाते नजर आए।
उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद नजारा देखने लायक है। बर्फबारी इतनी जबरदस्त हुई है कि जहां देखो सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। घर, सड़क, वाहन सब बर्फ से ढके हैं। चमोली में दिलकश नजारा। वहीं चमोली में बर्फबारी के बाद नजारा और भी दिलकश हो गया है। ऐसे दिलकश नजारे की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। टिहरी गढ़वाल में खुशनुमा मौसम। टिहरी गढ़वाल पूरी तरह बर्फ के आगोश में समा चुका है। बर्फ पड़ने की वजह से टिहरी गढ़वाल का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हैशटैग जी इंडिया 360 याद रखिएगा। इस हैशटैग के जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं किसी सुझाव या राय के लिए। नमस्कार।